आप एलटी ग्रेड की तैयारी तो करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो लेना चाहते हैं, वो भी टीचर की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका मन नहीं लग रहा है और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको याद नहीं होता, आपको बैठा नहीं जाता, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है और क्या लगता है कि सिलेबस इतना बड़ा है, कैसे होगा, कैसे कंप्लीट होगा, किस तरीके से इसको हम तैयार करें। पिछले भी आपके अनुभव जो हैं वो आपके साथ हैं, जो आपने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था या एडिट जूनियर का दिया था या अन्य एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें भी आप बहुत बुरी तरीके से फेल हुए या कह सकते हैं कि कुछ नंबरों से फेल हुए। देखिए, फेल का सिद्धांत एक होता है, 1 नंबर से फेल हैं तो फेल माने जाएंगे और आप अगर 40 नंबर से फेल हैं तो फेल माने जाएंगे। तो ये सब सवाल आपके मन में घूम रहे हैं कि मैं कैसे करके सिलेबस को तैयार करूं, कैसे करके याद करूं, ना तो बैठा जा रहा है, ना उठा जा रहा है और ना याद हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन भाग रहा है। तो कई बार आपके मन में जब ये सवाल आते हैं तो आपने कुछ समझने का प्रयास किया है, थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है। आप तो बीएड करके आए हैं, आपने साइकोलॉजी को पढ़ा है, वहां पे क्या होता है, आपने प्याजे को पढ़ा है, संज्ञानात्मकवादी वो क्या कहते हैं, समझ की जड़ें समझना, यानी जो भी समझ है उस समझ की जड़ें को समझना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ मलेरिया हो गया या आपको मलेरिया हो गया, तो ये तो नहीं जोड़ देना है कि मलेरिया मच्छर से हुआ, ये पता लगाना है वो मच्छर आपके पास आया कहाँ से, कैसे आप उस मच्छर के टच में आ गए। तो ये जो सब समस्याएं हैं ये इनका एक विशेष कारण है, क्योंकि जब कोई कारण होता है तभी कार्य होता है। इसे कहते हैं कार्य कारणवाद सिद्धांत। एकदम आपको मलेरिया नहीं हो गया, वो मच्छर से हुआ था, और मच्छर भी एकदम नहीं आया, वो कहीं ना कहीं से आपके पास आया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसकी जड़ों को समझना कि आपके मन में जो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं कि याद नहीं हो रहा है, मैं भूल जा रही हूँ या भूल जा रहा हूँ, या मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण हैं, जिसमें 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है, या तो आप जो हैं, या तो आप को अपनी योग्यता पर शक है। जो आपके मन में जितने सवाल चल रहे हैं उसका पहला कारण तो यह है कि आपको अपनी योग्यता पर शक हो गया है। और इसका दूसरा कारण क्या है, आप कंपटीशन से डर गए हैं। ठीक है, कि याद नहीं हो रहा है या कैसे सिलेबस कंप्लीट करूं, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि या तो आपको अपनी योग्यता पे शक हो गया है, आपको अपने ऊपर डाउट हो गया है, होगा कि नहीं होगा, और दूसरा कारण ये है कि आप कंपटीशन से डर गए हैं। मेरिट बहुत हाई जा रही है, क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर पता नहीं कहां से क्वेश्चन ला कर रख दे रहा है, और तीसरी बात यह है कि आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन, उधार का थैला चाहिए। ये 3 मेजर कारण हैं इस चीज के कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। या तो आपको अपनी योग्यता पर शक हो गया है, योग्यता पर शक का मतलब यह है आपको खुद पर डाउट आ गया है कि भाई होगा या नहीं होगा, और दूसरा कारण जो है वो ये है कि आप कंपटीशन से डर गए हैं, तीसरा कारण यह है कि आपको मोटिवेशन चाहिए। देखिए, योग्यता पे शक क्या होता है, नेल्सन मंडेला की एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन याद आती है कि उनसे एक बार ये पूछा गया था कि आपने अपनी लाइफ के जो बेस्ट 27 साल थे जवानी के, वो जेल में कैसे काट दिए, आपको ये क्यों नहीं लगा कभी कि ऐसा मतलब आज़ादी जो है नहीं मिलेगी, अधिकार जो है नहीं मिलेंगे। तब उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपने टारगेट पर या जो मुझे लक्ष्य अचीव करना है, लक्ष्य लेना है, उस पे मैंने कभी डाउट नहीं किया। जब मैं 27 साल अंदर रहा तब मैंने कभी भी अपने गोल पे शक नहीं किया। आपको डर लग रहा है कंपटीशन से, तो भाई एक लाइन है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। भाई आप वीर हैं तो इसका प्रमाण क्या है, इसकी परीक्षा कब होगी, और जब युद्ध होगा तो युद्ध होना तो जरूरी है, कंपटीशन होना तो जरूरी है। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपकी स्थिति जो है वो क्या है, तो ये तो कंपटीशन तक लगेगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको मोटिवेशन चाहिए। एलन मस्क ने बहुत अच्छी बात, एलन मस्क से जब क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मोटिवेशन कहां से लेते हैं, तो एलन मस्क ने कहा कि अपना ये क्वेश्चन दोबारा से पूछिए, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया।
तब रिपोर्टर ने दोबारा से कहा कि आपको अपने काम के लिए मोटिवेशन कहां से मिलता है। तब एलन मस्क ने कहा कि आप गलत पूछ रहे हैं, इसको सही से पूछिए। फिर दोबारा से उसने क्वेश्चन पूछा कि आप चार्ज कैसे होते हैं या आपको किस तरीके से मोटिवेशन आता है। तो उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि जब मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझको इतना सिलेबस करना है, मुझको इतना काम कंप्लीट करना है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है किसी मोटिवेशन का या किसी भी और चार्ज होने का। भी मेरा काम है, मेरा टारगेट है, मुझको करना है। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण आपका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, बहुत ज्यादा भटक रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये 3 कारण हैं, 3 कारण तो हैं, लेकिन इनके पीछे भी एक कारण है। इनके पीछे भी एक कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसका जो मेन कारण है वो आप हैं। और उसको एक लोकोक्ति के माध्यम से समझाया जा सकता है। वो ये है कि आए थे हरि को भजने, आए थे हरि को भजने और ओटन लगे कपास। आप जो थे वो हरि को भजने आए थे। किसको भजने आए थे? हरि को। और ओटन लगे कपास। जब आप कपास को ओटने लगे तब क्या हुआ? आपको अपनी योग्यता पे शक हो गया, आपको कंपटीशन से डर लगने लगा और आपको मोटिवेशन की कमी महसूस होने लगी। और इसके कारण क्या हुआ कि आपका मन लगना बंद हो गया, आपको पढ़ाई में मजा नहीं आने लगा, आपको समस्याएं शुरू होने लगी, आपको प्रॉब्लम खड़ी होने लगी। तो इस सारा खेल जो है वो इस पंक्ति का है कि आए थे हरि को भजने, आए थे हरि को भजने और ओटन लगे कपास। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप अपने रास्ते से भटक गए? आप किसी विशेष कार्य के लिए आए थे, वो ना करके आप कुछ और करने लगे। बहुत प्रसिद्ध ये लोकोक्ति है, पिछली बार यूपी टेट में भी आई थी, पिछली बार तो नहीं, उससे पहले आई थी यूपी टेट में। तो इसके पीछे भी 2 कहानियां हैं और वो कहानी आप सभी पे लागू होती है, जिसके कारण से ये लाइन आई कि आए थे हरि को भजने ओटन लगे कपास। एक कहानी है बिल्ली की। क्या है वो कहानी? कि बिल्ली पालना, बिल्ली पालना। और दूसरी क्या है? शाकाहारी बिल्ली, शाकाहारी बिल्ली। दूसरी कहानी क्या है? शाकाहारी बिल्ली की। यानी आपने बिल्ली पाल ली और इसके बाद आप शाकाहारी बिल्ली बन गए। दोनों कंडीशन है, दोनों एक पे भी अप्लाई हो सकती हैं और अलग अलग तरीके से भी अप्लाई हो सकती हैं। किसी के अंदर एक क्वालिटी हो सकती है कि उसने बिल्ली पाल ली, दूसरे के पास क्या है कि वो शाकाहारी बिल्ली बन गया। तो जब ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी में आई, आपकी लाइफ में हुई, घटनाएं घटित हुई, इसके बाद आप आए थे हरि को भजने, ओटन लगे कपास। और इसके बाद क्या हुआ? आपको अपनी योग्यता पे शक हो गया, आपको डर लगने लगा कंपटीशन से, और इसके बाद क्या हुआ? आपको मोटिवेशन की कमी मालूम होने लगी। तो पहली कहानी है इसमें जो आप पे लागू होती है वो है बिल्ली पालना। बिल्ली पालना ये कहानी ये है कि एक बार एक व्यक्ति थे, उनको सपने में साक्षात दर्शन हुए ईश्वर के, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि आप मेरी आराधना करो, तपस्या करो, जिसके फलस्वरूप आपको इसका फल मिलेगा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? उस तपस्या के लिए, उस साधना के लिए अपने गांव को छोड़कर जंगल में चला गया और जंगल में कुटी बनाकर उसने क्या करा? तपस्या शुरू कर दी। आए थे हरि को भजने, क्या कर दी? तपस्या शुरू कर दी। एक दिन क्या हुआ कि उस कुटी में चूहे बहुत हो गए। उन चूहों की वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि उन चूहों ने कभी तो वो उस जो साधु बने थे नए नए, उनके कपड़े काट देते थे चूहे कभी, और कभी कभी तपस्या में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, विघ्न कर रहे थे, बाधा कर रहे थे, और कई बार तो उन पे भी ऊपर नीचे सोने के बाद उनको परेशान कर रहे थे। अब साधु बड़ा परेशान, बोले करें तो करें क्या, चूहों ने बहुत परेशान किया है। तभी गांव के लोगों का जंगल में आना जाना था, उन्होंने अपनी बात लोगों से शेयर की कि चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। लोगों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बिल्ली पाल लो, आप एक बिल्ली पाल लो, और जब बिल्ली पाल लोगे तो वो आपके सारे चूहे खा जाएगी और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आपके ना तो कपड़े कटेंगे, जब आप बार बार कपड़े लेने गांव में आते हो तो ना तो वो आपके कपड़े कटेंगे और ना ही आपको विघ्न होगा आपकी तपस्या में। अब क्या होता है कि बिल्ली पाल ली जाती है। बिल्ली क्या करती है? जितने भी चूहे होते हैं उन सब चूहों को मार के खा जाती है। अब एक समय वो आता है कि जो साधु होते हैं उनको
चूहों से कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि बिल्ली, भाई जब तक चूहे थे बिल्ली चूहे खा रही थी, प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्ली को ही भोजन मिल रहा था। अब चूहे खत्म हो गए, अब बिल्ली खाए तो खाए क्या। अब ये टेंशन हो गई साधु को कि बिल्ली मर जाएगी, और बिल्ली ने इतना हेल्प की है, इतनी मदद की है, और बिल्ली मर गई तो पाप लगेगा और ईश्वर नाराज हो जाएंगे इस चीज से। तब लोगों ने उन्हें सलाह दी, जब वो गांव में भिक्षा लेने गए तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि ऐसा है, बिल्ली जो है वो दूध पीती है, तो आप ऐसा करिए दूध ले जाया करिएगा गांव से बिल्ली के लिए। तो साधु ने ऐसा ही किया, जब वो गांव में भिक्षा लेने जाते थे तो बिल्ली के लिए दूध भी ले आते थे। अब एक प्रॉब्लम क्या आई कि रोज रोज बिल्ली के लिए दूध लाना प्रॉब्लम की वजह थी। तब उन्हें राय दी गई कि ऐसा है, गांव में एक गाय आपको दान कर दी जा रही है, आप एक गाय ले जाइए। उस गाय से क्या फायदा होगा कि वो गाय दूध देगी, और दूध आपके भी काम आएगा और बिल्ली के भी काम आएगा। इस तरीके से आपकी दोनों समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। साधु को बात समझ में आ गई, उनको बात जच गई। उन्होंने क्या करा, एक गाय ले ली। अब प्रॉब्लम ये आई कि वो साधना करें, तपस्या करें, या गाय को भी चारा देना है, गाय की भी देखभाल करना है, गाय का भी दूध निकालना है। फिर उनकी जो तपस्या थी उसमें विघ्न शुरू हो गया, और जब विघ्न शुरू हो गया तो लोगों ने राय दी कि एक महिला रहती है जो कि विधवा है और जिसको गांव के लोग पसंद नहीं करते, आप इसको रख लीजिए। इसको रखने से क्या होगा कि ये महिला आपके लिए जो गाय है, इस गाय की भी सेवा कर देगी, गाय का दूध भी निकाल देगी, और आपके भी दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं उसमें भी हेल्प कर देगी। इनको बात जच गई, और फिर क्या करा, वो उस महिला को ले आए। उस महिला ने बहुत सेवा करी, गाय की भी करी और गाय के बाद साधु की भी करी। अब प्रॉब्लम ये आई कि गाय जितना आसपास का अच्छा चारा था, क्योंकि गाय सब कुछ तो नहीं खाती, जंगल में कुछ विषैले पौधे भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए था, साधु ने सोचा कि क्यों ना इस गाय के लिए थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि चारा उत्पन्न हो जाए या चारा उगा दिया जाए। साधु ने थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था कर दी कि थोड़ा चारा उग जाए और उगने के बाद वो गाय को खिला दिया जाए। अब इसी बीच धीरे धीरे लोगों ने सलाह दी कि ये महिला आपके पास रह रही है जो कि गलत है, आप इससे विधिवत तरीके से विवाह कर लीजिए, तभी ये सही माना जाएगा। अब साधु को लगा हाँ फायदा तो बहुत है, आराम बहुत है, खाना ही बना बनाया मिल रहा है, बिल्ली को भी दूध मिल रहा है, गाय की भी सेवा हो रही है। और साधु ने उस महिला से शादी कर ली। और शादी करने के बाद क्या हुआ, फिर बच्चे हुए, और बच्चे होने के बाद उनके खाने के लिए चीज़ चाहिए। फिर साधु ने वहाँ खेती शुरू कर दी, और खेती शुरू करने के बाद फिर बच्चे हो गए, खेती हो गई, और बहुत ढेर सारे पशु हो गए। और एक समय वो आया कि साधु अपनी मृत्युशैया पे लेटे थे, और जब उनका अंतिम समय था तब उन्हें ध्यान आया, जब ईश्वर जो सपने में आए थे वो दोबारा से आए उनके पास और उनको मैसेज दिया कि बताओ भाई क्या करा तुमने, क्या करा, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम ना करके तुम सारे काम करते रहे। और इस प्रकार से साधु के प्राण निकल गए और वह पंचतत्व में विलीन हो गए। तो क्या समझ में आया कि आए थे हरि को भजने, ओटन लगे कपास। तो जो सबसे बड़ा आपकी प्रॉब्लम का जो कारण है, मतलब प्रॉब्लम तो जो बहुत हाई लेवल की है, उसकी जड़ क्या है, बिल्ली को पालना। आप मेरी कहानी का अर्थ समझ ही गए होंगे। यहाँ पे बहुत सी बिल्लियाँ आपने पाल रखी हैं, कभी ये काम है आपका, कभी वो काम है। मेन काम को ना करके बहुत से काम निपटाना पड़ते हैं, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, आप दूसरों के लिए भले बने रहते हैं। इसी कारण आपकी ये समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो क्या है पहली कहानी, शाकाहारी वो क्या है कहानी, बिल्ली पालना। तो आपको बिल्ली नहीं पालना है, आप बिल्ली छोड़ दो, ठीक है, आप अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। जब कैरियर बन जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, तो फिर सारे काम आसानी से होते रहेंगे। तो कुछ स्टूडेंट इस कंडीशन के होते हैं कि वो बिल्ली पाल लेते हैं। आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे, बिल्ली पालना। और दूसरे इस प्रकार के स्टूडेंट वो होते हैं जो बिल्ली नहीं पालते, लेकिन वो क्या होते हैं, शाकाहारी बिल्ली होते हैं। शाकाहारी बिल्ली की कहानी ये है कि होता क्या है कि एक मालिक के घर पे एक बिल्ली होती है। अब होता क्या है कि जो आसपास की बिल्लियां हैं उन्होंने क्या है, एक चोंगा पहन रखा है, किसका, धर्म का। और वो चोंगा क्या था, ताकि वो अपने आप को धार्मिक बिल्ली दिखा रही थी। और उनके मालिक इस चीज़ से बहुत खुश थे कि बिल्ली धार्मिक हो गई है, उसने चूहे खाना छोड़ दिए हैं। तो उनके मालिकों ने बिल्ली को स्पेशल ध्यान देना शुरू कर दिया। तो जो मालिक की बिल्ली थी उसने सोचा कि आसपास की बिल्लियां बहुत आडंबर कर रही हैं, ढोंग कर रही हैं, पता तो मुझे भी है कि ये वास्तव में शाकाहारी नहीं है, रात को ये भी चूहे मार लेती हैं, रात को अपना खाना खा लेती हैं, और दिन में क्या करती हैं, मालिक इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, इनकी रेस्पेक्ट अलग है, इनका सम्मान अलग है। और मेरा मालिक मुझ पे फोकस भी नहीं करता, मुझ पे देखता भी नहीं, तो मैं क्या करूं। अब बिल्ली ने क्या करा, जो मालिक की बिल्ली थी वो अपने शाकाहारी बिल्ली बन गई। उसने घोषणा कर दी कि अब वो शाकाहारी हो गई है, अब वो धार्मिक हो गई है, अब वो केवल
जो है ईश्वर को याद करेगी, भगवान का नाम लेगी और इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। ऐसा 2-3 दिन चला, ठीक चली बिल्ली, सही चली। लेकिन फिर क्या हुआ, घर में चूहों का ऊधम बढ़ गया। घर में चूहों का ऊधम बढ़ गया और चूहे जो हैं वो मालिक को भी परेशान करने लगे। अब मालिक तो नहीं कह सकते बिल्ली से कि भाई तुम चूहे मार दो या तुम चूहे खा लो। अब बिल्ली ने खुद सोचा कि ये चूहे जो हैं वो ऊधम कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, मैं तो शाकाहारी हो गई हूं, अगर मैंने एक भी चूहा खाया। ध्यान दीजिए, ये बिल्ली जो थी 3 दिन तो सही चली। 3 दिन के बाद इसकी मन स्थिति कैसे बदली कि यार भूख तो मुझे भी लग रही है, चूहे तो मुझे भी खाना है, लेकिन अब मैं घर पे खाऊंगी तो खून खराबा हो जाएगा, खून खच्चर हो जाएगा और मालिक को पता लग जाएगा। अब क्या करा बिल्ली ने, सोचा, अब देखिए बिल्ली ने अपना माइंड सेट कैसे किया कि पड़ोस में भी चूहे हैं और वहां भी चूहों की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्यों ना अपने घर में ना खा के मैं दूसरे घर में जाके चूहे खाई आऊं, तो मालिक को पता भी नहीं लगेगा और मेरा भी पेट आराम से भरता रहेगा। बिल्ली ने ऐसे ही किया। दिन में वो पूजा पाठ का आडंबर रचने लगी, धार्मिक दिखाने लगी और रात को जाके चूहे खाना शुरू कर दिए। जब चूहे खाते खाते जिंदगी उसकी सही चल रही थी, इधर वो रात को जाती थी, रात को मांसाहारी बिल्ली हो जाती थी। ठीक है, वो पढ़ा है ना कि सत्व गुण, रज गुण और तमस गुण। व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। सुबह को कौन सा गुण होता है? सत्व गुण। यानी जितने आपने नोटिस किया होगा भिखारी होते हैं या मांगने वाले होते हैं, मॉर्निंग में ही क्यों आते हैं? वो मॉर्निंग में इसलिए आते हैं क्योंकि मॉर्निंग में आपके अंदर सात्विक गुण होता है, आपके अंदर एक धार्मिक गुण होता है और आपका जो दरिया दिल है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है और आप दिल खोल के दान भी कर देते हैं और याचक को जो मांगने आता है उसको कुछ ना कुछ दे भी देते हैं। अब क्या होता है कि कहानी सही चल रही थी, एक दिन कहानी खराब हो गई। कहानी खराब क्या हो गई? कहानी खराब ये हो गई कि मालिक एक तोता ले आया। मालिक एक तोता ले आया। अब तो बिल्ली का भेद खुल जाएगा क्योंकि तोता जो है उसको भी बिल्ली के पास रख दिया गया पिंजरे में। अब बिल्ली बहुत परेशान, बोले अब तक तो जिंदगी बहुत सही चल रही थी, अब तोता आ गया है। अब तोता आ गया है। कौन आया है? तोता आया है। अब तोता जो है वो समझदार था, नहीं रखता था। अब एक दिन तोते ने बिल्ली की ये हरकत देख ली कि बिल्ली जो है दिन में तो शाकाहारी बनी रहती है और रात को जाकर वो क्या करती है, पड़ोसियों के यहाँ चूहे खाती है। और ये बात मालिक को बता दी। अब मालिक को तो विश्वास ही नहीं हुआ इस चीज पे। बिल्ली का लक सही था, मालिक ने विश्वास नहीं किया कि नहीं नहीं बिल्ली हमारी शाकाहारी है, बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तोता तुम झूठे हो, तुम इसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अब क्या होता है, बिल्ली समझ गई दुश्मन कौन है, यही है। अगले दिन बिल्ली सोचा कि अगर इसको मारूं तो मारूं कैसे। तो बिल्ली ने अपना फिर माइंडसेट बनाया, तोता दुष्ट है, तोता पूजा पाठ नहीं करता है, वो ईश्वर का नाम नहीं लेता है, उसे दिन भर खाना है और टटर करते रहना है। अगली रात बिल्ली ने तोते को निपटा दिया। और जब तोते को निपटा दिया, अब तोते को निपटाया तो पूरा तोता तो हजम हो नहीं सकता, उसके पर भी रह गए, खून भी रह गया। सुबह को जब मालिक को पता लगा घर के लोगों को कि बिल्ली ने तोता मार दिया, बिल्ली की बहुत कुटाई लगाई गई, बहुत पिटाई लगाई गई और उसको वार्निंग दी गई। और अगले दिन मालिक ने क्या करा, एक तोता और ले आए। अब फिर समस्या, बिल्ली की फिर वही समस्या, तोता आ गया। अब तोते ने फिर कंप्लेन मारी, इस बार मालिक ने फिर बिल्ली को पीटा। अब इस बार बिल्ली को और ज्यादा गुस्सा आई, बोले अब तोते को ऐसे नहीं मारना है, कहीं पड़ोस में दूर ले जाके मारना है। अगले दिन तोते ने खुद अगले दिन बिल्ली ने क्या करा, तोते को फिर मार दिया, लेकिन घर में नहीं मारा, अब घर के बाहर मारा। लेकिन घर वालों को फिर पता लग गया कि बिल्ली ने तोते को निपटा दिया। बिल्ली की फिर कुटाई लगी, बिल्ली फिर पीटी गई। अगली बार वो फिर तोता ले आए। अब बिल्ली टेंशन में आ गई, बोले अब ये कैसे चल पाएगा, इससे अच्छा है कि अब ये शाकाहारी बिल्ली का जो चोला है वो उतार दिया जाए और अपनी पहले की ही जिंदगी सही थी। तो दूसरे तरीके के स्टूडेंट वो होते हैं, यहाँ तोते का मतलब पता है क्या है? तोते का मतलब है कंपटीशन। जैसे वो तोते लगातार वापस आ रहे थे ना, वैसे ही कंपटीशन वापस आता है। जब आप अपने आसपास का माहौल देखते हो कि लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो पढ़ने वाला चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर लड़की पढ़ाई कर रही है तो वहाँ पे भी उसके पेरेंट्स हैं उससे काम कम करवाते हैं, घर के काम कम करवाते हैं ताकि बच्ची पढ़ ले। लड़कों के साथ भी ये होता है, जब वो पढ़ाई का आडंबर रचते हैं या वो कहते हैं उन्हें कंपटीशन करना है तो उन्हें पढ़ाई पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि वो जो असली स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, उनकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नकली वाले हैं जो दिखावा करते हैं उनका दिखावा चलता रहता है। लेकिन जिस दिन तोता आ जाता है यानी कंपटीशन आ जाता है तब उनका भेद खुल जाता है। फिर दोबारा से दूसरा तोता आता है, फिर उनका भेद खुल जाता है। दोबारा से फिर वो 3 से 4 कंपटीशन के एग्जाम देते हैं और इसके बाद वो घर वाले भी समझ जाते हैं और वो भी समझ जाते हैं बात नहीं बनने वाली, अब अपने नैसर्गिक स्वभाव में आ जाना ही चाहिए। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक
टाइप के स्टूडेंट वो थे जिन्होंने बहुत सी समस्याएं पाल रखी हैं, बिल्लियां पाल रखी हैं और बिलोटे पाल रखे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रही थी, उनका मन जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और दूसरे वो जो शाकाहारी बिल्ली बनने का नाटक कर रहे थे। देखिए एक चैन सिस्टम है, प्रॉब्लम आपने यहां क्रिएट करी और यहां के बाद फिर क्या हुआ, आए थे हरी को भेजने, ओटन लगे कपास, और इसके बाद आपका मोटिवेशन, आपको चाहिए कि मोटिवेशन चाहिए, आपको कंपटीशन से डर लग रहा है, आपको अपनी योग्यता पे शक हो गया, और इसके बाद क्या हुआ कि आपका मन लगना बंद हो गया, आपकी समस्याएं आने लगी। तो ये वर्तमान स्थिति है जो आज के स्टूडेंट हैं। और इन दोनों का भी कारण क्या है, मन। इन दोनों का भी कारण क्या है, मन। यानी मुख्य आरोपी कौन है, मन है। अगर इसको कंट्रोल नहीं करा तो ये तुमको कंट्रोल करेगा। अगर मन को कंट्रोल नहीं करा तो ये तुमको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब बात आई कि ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है, तो इसके कारण और क्या समस्या आने वाली है। यानी एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी समस्या थी उसका कारण ये था, उसका कारण ये था, उसका कारण ये था, उसका कारण मन है। अब एक बात तो ये ठीक है, हम इसे छोड़ देते हैं, अब हम तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आपकी समस्याएं नहीं रुकने वाली। दो घटनाएं आपके साथ और घटेंगी, दो घटनाएं आपके साथ और घटेंगी, और दो में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। पहली चीज क्या है, या तो आप अनुशासन की पीड़ा को सहें। किसको सहें, अनुशासन की पीड़ा को। या तो आप अनुशासन की पीड़ा को सहें, अनुशासन होने में, डिसिप्लिन होने में दर्द होता है, पीड़ा होती है। या फिर आप पश्चाताप की पीड़ा। देखिए आपको दो चीजों की पीड़ा जरूर झेलनी पड़ेगी। एक अनुशासन की पीड़ा, अगर आप इस अनुशासन की पीड़ा को नहीं झेलते हैं, अनुशासन की वेदना को नहीं झेलते हैं, तो फिर आपको पश्चाताप की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। और इन दोनों की खास बात क्या है कि अनुशासन की पीड़ा हो सकता है कि आपको 90 दिन से लेके 1 साल तक सहना पड़े, और जो पश्चाताप की पीड़ा होती है वो क्या होती है, आजीवन। आजीवन यानी आजीवन आपको दुख होगा, काश मेहनत कर लिए होते, काश डिसिप्लिन में रह लिए होते, काश पढ़ लिए होते, तो आज हम भी गवर्नमेंट जॉब ले लेते, हमारा भी कुछ हो जाता। हमारे साथ वाले जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, और हमको क्या है, बाद में क्या रह जाता है, पश्चाताप। तो एक दूसरा क्या है, अनुशासन की पीड़ा। या तो फिर आप जो है वो अनुशासन में रहें या फिर उसकी पीड़ा उठाएं। और ये सार्वभौमिक सत्य है कि हर व्यक्ति को इनमें से किसी एक कंडीशन से गुजरना पड़ता ही है। जो आपके आसपास ओवर एज हो चुके हैं या जो थोड़े उम्रदार हो चुके हैं, उनकी लाइफ में झांक के देखिए। जिन्होंने शुरू में अनुशासन की पीड़ा झेल ली, उनको बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ा, और जिन्होंने नहीं यहाँ पे इसको किया तो बाद में उनको पश्चाताप करना पड़ा। अनुशासन में ये होता है, हो सकता है 90 दिन में ही आपको अनुशासन रहना पड़े, 90 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाए। आप यूट्यूब पे देखते हैं बहुत से लोगों की 3 महीने तैयारी में सिलेक्शन हो जाता है। या हो सकता है कि 90 दिन से किसी का समय बढ़कर जो है वो 1 साल हो जाए, किसी का समय बढ़कर 1 साल हो जाए। तो अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना आसान नहीं है, बहुत ही टफ काम है, बहुत ही कर्रा काम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आराम बढ़ गया है, डिसिप्लिन मुश्किल लगता है। जैसे एक तरफ किताब रखी है, एक तरफ मोबाइल रखा है, तो आप जो है सीधी सी बात है मोबाइल को पकड़ेंगे ना कि किताब को पकड़ेंगे। और अनुशासन क्या होता है, वो भी मेरा एक कजिन ब्रदर है, वो पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसके आसपास के लोग, ये कहानी जुड़ती है शाकाहारी बिल्ली से, तो उसके आसपास के लोगों ने क्या करा कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। आजकल लाइब्रेरी का बहुत कल्चर है, आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी होती हैं, उन लाइब्रेरियों में आपको एक सीट मिल जाती है और आप बैठ के स्टडी करते हैं। तो उसने देखा कि उसके आस पड़ोस के लोग बहुत सी लाइब्रेरी, मतलब बहुत से लोग जो हैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हैं और लाइब्रेरी में रात रात भर पढ़ रहे हैं। अब वो मेरे पास आया, बोले घर पे तो मन लग नहीं रहा है। मैंने तो बोले आप मुझे लाइब्रेरी ले चलो, क्योंकि आपकी कोचिंग रही है पीलीभीत में, तो आपकी जान पहचान सभी कोचिंग वालों से है। मैंने कि हाँ चलो लाइब्रेरी चलते हैं। हम उसको रात के 9 बजे, क्योंकि उसको लाइब्रेरी की जो शिफ्ट लेना थी वो रात के 8 बजे से लेकर मॉर्निंग 5 बजे तक की या 6 बजे तक की लेना थी। अब क्या हुआ कि हम उसको ले गए। अब ले जाने के बाद देखिए, अनुशासन एक पीड़ा है, एक दर्द है, और ये कितना पीड़ा है, कितना दर्द है कि अब वो गया। अब उसने देखा कि बहुत से लोग वहाँ पे लाइब्रेरी को दिखाया गया, लाइब्रेरी में उसे ऑब्जर्वेशन कराया गया, उसे दिखाया गया, डेमो दिलाई गई, तो उसने देखा कि हाँ बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है तो मैं भी कल से लाइब्रेरी आऊँगा। मैं ठीक है आप कल लाइब्रेरी चले जाना। अगले दिन क्या हुआ कि वो दिन में सोया तो नहीं,
अब उसने क्या करा, अगले दिन वो रात के 9 बजे अपने रेडी उडी होके चाय वाय पी के खाना खा के लाइब्रेरी पहुंचा। 2 बजे तो उसने बहुत मोटिवेशन के साथ बहुत बढ़िया करके वहां पढ़ाई करी, और 2 बजे के बाद उसकी हालत खराब होने लगी, उसे नींद आने लगी, वो गिरने लगा, और गिरते गिरते 3 बजे तक वो ऐसी स्थिति में आ गया। अब तो ना उसे कुछ समझ आ रहा था ना कुछ। फिर उसने अपने कोई दोस्तों को कॉल किया, जो उस मतलब कुछ दोस्तों को कॉल किया जो घर पे थे और कुछ जो लाइब्रेरी में थे। तो लाइब्रेरी वालों ने मना कर दिया कि हम तो मॉर्निंग जाएंगे 7 बजे। तो उन्हें अपने घर से कुछ दोस्तों को कॉल की और वो उसको लेने आए और लेके चले गए। अगले दिन वो मुझको मिला कि भाई आप लाइब्रेरी क्यों नहीं गए? बोले मैं नहीं जाऊंगा और वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये होता है डिसिप्लिन। अब इसका तरीका क्या होता है कि अगर रात को पढ़ना है, दिन में सोना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सोना पड़ेगा, बिना सोए बात नहीं बनेगी। तो ये क्या है, अनुशासन की पीड़ा आप या तो सहें या फिर बाद में पश्चाताप की पीड़ा। और एक बहुत बड़ी समस्या अब आके खड़ी हुई है, वो ये है कि जो एग्जाम या भर्तियां आ रही हैं उसमें समय नहीं मिल रहा है। जैसे ये पुलिस का एग्जाम अभी आया तो मात्र 60 से 65 दिन या 2 महीने मान के चलिए, उतना भी समय नहीं मिल रहा है बच्चों को। अब 2 महीने में शुद्ध रूप का जो समय देखा जाए वो आपका 1 ही महीना है। अब इस 1 महीने में क्या तैयारी हो जाए, यानी वही लोग सक्सेस हैं कंपटीशन में जो पहले से रिदम बनाकर, एक रूटीन बनाकर, डिसिप्लिन में रहकर तैयारी कर रहे हैं, और जो एकदम की स्थिति देख रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जा रहा है। तो और एक चीज़ और है कि सिलेक्शन जो है वो एक जिद है। सिलेक्शन एक जिद है। क्या है? जिद। और जिद का मतलब क्या होता है कि जिद पालनी पड़ती है। जैसे छोटे बच्चे देखे आपने, जब पड़ोसी के घर कोई नया खिलौना आ जाता है, कोई नई चीज आ जाती है, तो बच्चा जिद कर देता है। और जिद कैसी करता है कि वो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब वो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो माता पिता टेंशन में आ जाते हैं। और फिर माता पिता को किसी भी कंडीशन में वो चीज ले जाके क्या करना पड़ती है, बच्चे को देना पड़ती है। वैसे ही आपको कंपटीशन की क्या करना पड़ेगी, आपको सिलेक्शन के लिए जिद करना पड़ेगी। और हमारे अंदर एक बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है, जब कुछ अच्छा होता है, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ते हैं या एक आध छोटा मोटा कंपटीशन निकलता है, तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। एक छोटी सफलता अन्य बड़ी सफलताओं को आमंत्रित करती है, बहुत सफलताओं को हमारे निकट लाती, क्योंकि कैरियर महत्वपूर्ण है। कैरियर महत्वपूर्ण है। ये ही आपकी पहचान आपके परिवार में, समाज में और रिश्तेदारी में कराता है। आपने एक बार हार्ड वर्क किया था और उसका रिजल्ट क्या रहा आपको पता ही है। बस एक बार आपको हार्ड वर्क और करना है, इसके बाद आप देखेंगे कि आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और पीड़ा है, दर्द है, अनुशासन में रहना है, तो यहाँ एक चीज ये भी आती है कि बहुत से लोग अनुशासन में नहीं रह रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं। अब आप क्या करें? तो देखो, एक चीज, अगर आप स्टूडेंट हो तो समझ लो अच्छे से, अगर ये चीज मन में आए कि पीड़ा होनी है, दर्द होना है, पढ़ाई तो देखो एक पेनफुल प्रोसेस है। पढ़ाई में अगर आप स्टडी कहो, एक चीज होती है स्टडी, एक होता है लर्निंग। लर्निंग जो है वो एक आनंददायक प्रक्रिया है, एक मजेदार प्रक्रिया है, और जो स्टडी है, पढ़ाई, वो एक पेनफुल प्रोसेस है। अब समस्या यह है कि अनुशासन में रहें, दर्द से हैं। तो एक चीज आप अच्छे से समझ लो कि जो चीज आज आपको चाहिए या जो चीज आज आपको चाहिए, वो चीज तो आज आपको नहीं मिलने वाली, और जब वो मिलेगी तब पता लगा उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये चीज माइंड में बिठा लो कि जो चीज आपको चाहिए वो भी हटके किससे आए थे, हरि को भजने ओटन लगे कपात। यानी मेन चीज क्या है? पढ़ाई। इस पढ़ाई के अलावा भी आपको कुछ और चाहिए, कुछ आपको और चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो आज आपको चाहिए वो तो आपको ये दुनिया नहीं देने वाली। ठीक है? तो इसलिए जो चैप्टर आपके काम के नहीं है उनको बेमतलब पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, उनको छोड़ दो, कैरियर बना लो। जब कैरियर बन जाएगा तब जितनी फाइलें खोलना है खोल लेना। और इसके साथ में ये भी है कि आपको ना तो तनाव पालना है और ना ही ढुलमुल होना है। कई बार ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिए, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया तो आपको टेंशन बढ़ गई। आपको तनाव नहीं लेना है और ना ही आपको ढुलमुल लेना है। तो एक तो ये बात जो हुई वो आपकी समस्याओं की बात हुई कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, और उसके अंदर के कारण भी ऐसा 2 तरीके हैं कि जिनको आप अपना के कंपटीशन का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एक तरीका तो वो है कि जिसमें आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगी, अनुशासन में रहना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पीड़ा और दर्द भी होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एल्टीगेट को तैयार करने का ये है, उसके सिलेबस को, कि कम मेहनत करना पड़ेगी, मजे के साथ होगा, आपको लत लग जाएगी पढ़ने की, एडिक्शन हो जाएगा और बिना पढ़े आपको चैन नहीं मिलेगा। तो एक तो या तो आप ये वाला फार्मूला अपना लें
और दूसरा या तो ये अपना लें। तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब है 2% लोगों की लगती है, 98% लोगों की नहीं लगती। तो जो 2% लोग हैं वो ये वाला तरीका अपनाते हैं और 98% लोग हैं वो ये वाला तरीका अपनाते हैं। अभी मैं आपको सिद्ध करके ही बताऊंगा कि ये दो तरीके कैसे अपनाए जाएंगे, क्या होगा। तो पहला वाला तो जहां तक कि मैं भी समझ रहा हूं कि आप लोग नहीं चुनेंगे, यही तो करते हैं आप। पहला तरीका क्या होता है, SRW, सिलेबस निकालना है, उसको रीडिंग करना है, यानी उसको पढ़ना है और उसका नोट्स बना लेना है। ये तो तरीका है। जब नोट्स बनेगा तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, रिवीजन भी लेना पड़ता है और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है, कम मेहनत के साथ, मजे के साथ, इसी तरीके में अगला तरीका यहां से ऐड हो जाता है, TRWW, यानी इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से टीचिंग करना है, रिसर्च करना है, राइटिंग सेकंड करना है, राइटिंग थर्ड करना है। ये जो राइटिंग है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है। इसी को कहते हैं त्रिस्तरीय नोट्स। समझ रहे हैं आप? तो आप इसको नहीं चुनेंगे, आप इसको चुनेंगे कम मेहनत वाले को, जहां मजा आए, क्योंकि हर कोई काम करना चाहता है मजे के साथ। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि ये मजे के साथ करना क्या होता है। कि मान के चलिए कि जैसे आपका एक बड़ा घर है, उसमें आपने डिसाइड किया कि आपको एक मछलियों के लिए तालाब भी बनाना है ज़मीन में, और आपको क्यारियाँ खोदकर पौधे लगाना है और एक अच्छा सा अपने लिए पार्क बनाना है। फिर आप उन गड्ढों को खोदेंगे, आप मिट्टी खोदेंगे, आप पौधे लेके आएंगे, पौधे लगाएंगे। यहाँ आपको दर्द नहीं होगा, यहाँ आपको पीड़ा नहीं होगी, और बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, आपको मज़ा आएगा। काम तो हो रहा है ना, काम तो यहाँ भी हो रहा है कि आप जो हैं कि आपको अपना एक छोटा सा पार्क बनाना है, अच्छे से क्यारियाँ खोदना है, वही मछलियों की ऐसी व्यवस्था करना है कि पार्क की चारों तरफ नाली बनाकर उस नाली में मछलियाँ घूमती रहें। और दूसरा ये है कि आपको मजदूरी के लिए बुलाया गया कि आपको लेबरी करना है, किसी का ये काम होना है, तालाब खुदना है, एक छोटा सा नालियाँ बनना है ताकि मछली चल सकें, और उसमें क्यारियाँ खोदकर पौधे लगाना है। तब आप दोनों कंडीशन में कर रहे हैं, पर यहाँ मेहनत के साथ करना पड़ रहा है, अनुशासन के साथ करना पड़ रहा है, और भी दर्द भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है। लेकिन जब ये काम आपका अपना है, आपको मज़ा आने लगा, तो आपको ये रिजल्ट चाहिए वहाँ पे कि आपकी ऐसी क्यारियाँ तैयार हो जाएं, इस तरीके का अच्छा लगेगा। तब आपको क्या हो रहा है, कम मेहनत के साथ हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। ये ठीक वैसे ही समझिए कि घटना याद आती है मुझे, एक बार हॉस्टल में क्या हुआ था कि माचिस चाहिए थी रात को, और माचिस का काम क्या था, खाना गर्म करना था। होता क्या है कि अगर आप खाना गर्म गर्मियों में ना करें तो खाना ख़राब हो जाता है मॉर्निंग में, अगर फ्रिज नहीं है तो हॉस्टल में क्या हुआ कि उन्होंने कहा माचिस लाना है। अब माचिस रात के 2 बजे माचिस कहाँ मिले, माचिस मिलेगी दूर। तो वहाँ पे सबको बहुत कुछ याद आ गया कि कुत्ते मिल जाएंगे, कि बहुत दूर है, थक जाएंगे, सर में दर्द हो रहा है, पैर में हो रहा है, बॉडी में हो रहा है। कुल मिला के माचिस नहीं लाए क्योंकि वहाँ दर्द का काम था। अगले दिन कंडीशन ये हुई कि रात में सिगरेट पीना थी, अब माचिस ख़त्म हो गई। अब माचिस लेने के लिए एक नहीं 4 लोग गए। अब एक ने कहा कि भाई मैं अकेला ही माचिस ले आ रहा हूँ, आप लोग क्यों जा रहे हो, मुझको पैसे दो मैं ले आऊँ। तो सबने क्या क्या उदाहरण दिए कि मैं टहलना चाहता हूँ, उनको नींद नहीं आ रही है, वो थोड़ा घूमना चाहते हैं, टहलना ठीक रहेगा। तो दोनों ही कंडीशन में माचिस लाना थी, पर एक क्या थी, लत थी, एक क्या था, मज़ा था, और दूसरे में क्या था, कोई एंजॉय मज़ा नहीं था। तो अगर आप दूसरा वाला तरीका अपनाना चाहते हैं, कम मेहनत में क्या करें, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो नीड है जॉब लेने की या पढ़ाई करने की वो सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो शाकाहारी बिल्ली की तरह हो जो दूसरों को दिखाने के लिए शाकाहारी हो गई थी। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये प्यास सच्ची हो, नीड हो। इसका मैटर ये है कि जैसे एक बार क्या हुए, एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे, तो जो धर्मगुरु थे उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझको साक्षात ईश्वर के दर्शन करा दो। बोले हाँ, हम आपको दर्शन करा देंगे, शाम को आप हमारे यहाँ खाना खाने आ जाइएगा। बोले ठीक है, जैसा जैसा मैं कहूँ खाना खाने के बाद आप वैसा ही करेंगे तो रात में आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे। वह व्यक्ति शाम को उन धर्मगुरु के घर खाना खाने आया। उन्होंने क्या करा, उस खाने में मिर्च और नमक की मात्रा बढ़ा दी और ये कहा, उसको खाना खिलाया। बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोले हाँ नमक और मिर्च तेज है। बोले आप खाइए क्योंकि आपको मेरे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने वो भोजन करा, खाना खाया, अब उसको प्यास लगी। तब उन धर्मगुरु ने मना कर दिया कि आपको पानी नहीं पीना है, यदि आप पानी पी लेंगे तो आपको दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर आप
पानी नहीं पिएंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने ऐसा ही करा पूरी रात के लिए, और वह सुबह को आया दौड़ दौड़ धर्मगुरु के पास। धर्मगुरु ने पूछा, क्या तुम्हें ईश्वर के दर्शन हुए? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। बोले, तो किसके दर्शन हुए? बोले, प्यास बहुत तेज लगी थी तो सपने में भी पानी के दर्शन हुए, नदी के दर्शन हुए, समुंदर के दर्शन हुए, बारिश के हुए, पर ईश्वर के नहीं हुए। तब उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर को सच्चे हृदय से याद किया ही नहीं। जब तुम्हें प्यास लगी थी और वो तुम्हारी प्यास सच्ची थी तो सपने में भी तुम्हारी प्यास को बुझाने के लिए पानी को आना पड़ा, दरिया को आना पड़ा, समुंदर को आना पड़ा, बारिश को आना पड़ा। और अगर ये ईश्वर को देखने की चाहत सच्ची होती, उनको देखने की, दर्शन करने की इच्छा प्रबल होती, तो उनको भी आना पड़ता। जब पानी आ सकता है तो वो भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के कंडीशन यही है कि ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और तुम पढ़ लो, तुम कहो नहीं काम हो जाएगा, अब तो सर ने गुरु मंत्र दे दिया, रामबाण इलाज दे दिया। ऐसा नहीं है भाई। मैंने क्या कहा कि मजे के साथ, लत लग जाएगी, इंजॉय आएगा, पढ़ाई में मन लगेगा। जो आपकी समस्याएं हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फोकस टूट जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, याद नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों से छुटकारा हो जाएगा। तो करना क्या है, आपका फार्मूला है SRW, और इसमें इस फार्मूला तो पहला भी है SRW, पर इसमें ऐड करना है TRWW। ये क्या है पानी? तो ये फार्मूला अपनाने के बाद आपका एक ट्रैवल होगा। ट्रैवल ये होगा, एक दुनिया से आप दूसरी दुनिया में आ जाएंगे। एक दुनिया आपकी कौन सी है? एक दुनिया ये है जिसमें मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, घूमना है, टहलना है, मार्केट जाके सामान लेके आना है, मन ना लगने पर टहलने जाना है, और ऊपर नीचे भटकते रहना है। ठीक है, एक दुनिया ये है। अब इसमें आप उम्मीद कर रहे हैं पढ़ाई करें तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दूसरी दुनिया क्या है? जहाँ पे आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तब भी आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, एंजॉय आ रहा है, तो ये दूसरी दुनिया है। तो आप ट्रैवल कर जाएंगे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में। पर क्या फार्मूला अपनाना पड़ेगा? TRWW। अब ये देखिए फार्मूला कैसे अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं, 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में बने रहते हैं। उन तीनों क्वेश्चनों का जो समाधान है वो इस डायग्राम में है, इस पैटर्न में है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सभी लोग ये कहते हैं, टीचर हैं, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखो, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखो। अरे पुराने साल के क्वेश्चन पेपर नए बच्चे के लिए देखना, या जो स्टडी नहीं करता है उसके लिए देखना, काला अक्षर भैंस बराबर होता है। जैसे कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये बात भी ठीक वैसे ही है, काला अक्षर भैंस बराबर, कि पुराने साल के क्वेश्चन देखो। दूसरी बात, लोग एक बात बहुत कहते हैं कि आजकल क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं, क्वेश्चन प्रोग्राम करे जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और चिंतन लेवल बहुत बढ़ा दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ा दी गई है। रटने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा। भाई कैसे समझ में आ जाएगा? ये चीज भी उसके लिए ठीक वैसे ही है जैसे अब हमारी, तो भाई हम लोग तो पढ़ने का काम है, परीक्षा पैटर्न पे काम करते हैं, तो हमको तो दिव्य दृष्टि से दिख रहा है कि ये रीडिंग जो लिखा है यहाँ पे, इसी रीडिंग को ही क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। जो ये रीडिंग लिखा है, इस रीडिंग को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान स्तर। ज्ञान स्तर, जहां से 30% क्वेश्चन आते हैं। अब हमको दिख रहा है इस टीचिंग को ही क्या कहते हैं? बोध स्तर। बोध स्तर, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना। अंडरस्टैंडिंग, समझना, जहां से 30% क्वेश्चन आते हैं। तीसरा हो गया रिसर्च, जिसको कहते हैं चिंतन। क्या कहते हैं? चिंतन। तो ये चीज हमको तो दिख रही है कि यहाँ पे है। अब आपको कैसे पता लगे कि ये चिंतन क्या है? भाई आप क्या करते हैं? आप सिलेबस निकाल लेते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग कर लेते हैं। यानी आपने क्या करा? सिलेबस को समझा, आपने उसको याद कर लिया, सिलेबस का जो भी उसके टॉपिक हैं, और अंत में नोट्स बना लिया। अब आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें तो केवल एक ही चीज आई, वो क्या आई? ज्ञान स्तर। क्या आया? ज्ञान स्तर। मान के चलिए पेपर है 100 नंबर का, पेपर है आपका कितने नंबर का? 100 नंबर का। अब आपके उसमें आ गए नंबर 60, इसलिए आ गए कैसे करके? क्योंकि 30 नंबर का आपको पूर्व ज्ञान था ही, और बाकी आपका क्या हुआ? 30% यहां से हो ही गया। भाई 30 में आपने तुक्के क्या लगा लिए, 30 में हिला खींच तान के आपके 60 आ गए या 50 आ गए, कुछ मान लीजिए। अब सिलेक्शन कितने पे हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है मान के चलिए आपका 80 पे, 80 प्लस पे। अब ये 20% कहां से आएंगे? ये 20% आएंगे रिसर्च से, और कहां से आएंगे? बोध से। पर बच्चा इसको कर ही नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब ये लोग कौन कर लेते हैं? जो टीचर होते हैं वो कर लेते हैं, उनको इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो अब आपके तीनों क्वेश्चनों का समाधान ही से हो जाएगा। आप बस यही तक पहुंच पाते हैं।
आप क्या करते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। इसके बाद आप नहीं कर पाते, जिसके कारण अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, चिंतन नहीं हो जाता, एनालिसिस नहीं हो पाता है। और आपके नोट्स का तरीका क्या होता है कि जैसे देखिए, आपने पहली राइटिंग आपकी जे हुई, यानी आपका फर्स्ट नोट्स जो है वो ये आया, भाई इससे कंपटीशन नहीं निकलेगा। दूसरा नोट्स आपका जे आया, हेल्प करेगा। तीसरा ये, तो जो कई बार ऐसा होता है ना, चिंतन स्तर से क्वेश्चन होते हैं, भाई सिलेक्शन क्या होता है, मान के चलिए सभी लोग 60-60 नंबर लेके आ रहे हैं, अब सिलेक्शन हुआ 82-83 पे, तो कुल मिला के मोटे तौर पे देखा जाए तो कंपटीशन में 20 से 25 क्वेश्चनों का गेम होता है। कंपटीशन में 20 से 25 क्वेश्चनों का गेम होता है। जो अंत के 20 से 25 क्वेश्चन कर देता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। और ये 20 से 25, देखिए मैं नहीं कह रहा कि पूरे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, पूरा पेपर डिजाइन होता है, जी हाँ होता है, लेकिन जो स्पेशल क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो 20 से 25 होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। और वो 20 से 25 क्वेश्चन तब होंगे जब आप चिंतन के बाद इस लेवल तक आओगे। तो ये एक रोड मैप है। क्या है? रोड मैप है। तो इसमें क्या है, आपको तरीका बताऊं एलटी ग्रेड में किस तरीके से आपको तैयारी करना है। सबसे पहले आपने एलटी ग्रेड का सिलेबस देख लिया। क्या देख लिया? सिलेबस देख लिया। फिर यह तय करें कि कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। अब कहां से पढ़ने, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी, कि बुक लिस्ट के बारे में मैंने बताया था कि बुकें 3-4 प्रकार की होती हैं। पहली मूल किताब होती है, दूसरी संदर्भ ग्रंथ होती है, तीसरी टेक्स्ट बुक होती है जो विद्यालय विश्वविद्यालय में चलती है, फिर एक बाजारू किताब होती है जो किसी भी पब्लिकेशन से बाजार में मिलती है। तो आपको ये सेलेक्ट कहां से करना है? मूल किताब से। कहां से करना है? मूल किताब से। मूल किताबें जैसे अगर यूपीएससी में देखें तो यूनिक पब्लिकेशन हो गया या सविंद्र सिंह की हो गई। तो ये जो नाम से आती हैं, जो नाम से पुस्तकें आती हैं विशेष राइटरों की, जैसे लक्ष्मीकांत की हो गई, विभास पैनोरमा की हो गई, तो ये किताबें क्या होती हैं? मूल किताबें होती हैं। ठीक है, डीडी बसु की हो गई। तो इस तरीके से आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आप तय करें सिलेबस देख के, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। इसके बाद आप एक पूरा सा पर्चा बना लें कि यहां से लेके यहां तक का आपका सिलेबस है। इसे हम कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर, यानी आपका पूरा एक सिलेबस होगा। यहां पे क्या होगा? एक सिलेबस होगा इस तरीके से कि यहाँ पे हमें इतना, जैसे अगर आप एलटी ग्रेड संस्कृत से कर रहे हैं तो ये साहित्य का पोर्शन है, ये व्याकरण का पोर्शन है, ये दर्शन का पोर्शन है, ये भाषा का पोर्शन है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, एक पूरा सिलेबस तैयार कर लिया। इसके बाद आप चाहें तो इसमें विशेषज्ञों की भी हेल्प ले सकते हैं, और नहीं ले सकते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेबस को पॉइंटों में लिखना है, वो भी व्यवस्थित करके। जैसे अगर आप यूपी पुलिस का सिलेबस देखें तो उन्होंने जीएस कह दिया, केवल जीएस कह दिया, और लंबी लंबी लाइनें लिख दी हैं, लंबी लंबी लाइनें लिख दी हैं। लेकिन अगर आप उससे ध्यान से देखें तो जो खिचड़ी सिलेबस है जीएस का, उसमें कुछ टॉपिक भूगोल के हैं तो भूगोल के अलग कर लो, कुछ हिस्ट्री के हैं वो अलग कर लो, कुछ पॉलिटी के हैं, कुछ करंट के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसे ही आप रीजनिंग देखो, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन है आपको पता है रीजनिंग के आते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो कुछ एप्टीट्यूड के हैं, कुछ जनहित के हैं, कुछ आईपीसी के हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक व्यवस्थित सिलेबस क्रमबद्ध तरीके तैयार करना है। ये आपका रोड मैप है कि यहाँ से सिलेबस शुरू है, यहाँ खत्म करना है। इसके बाद आपको सिलेबस पता लग गया। अब आपको कुछ सिलेबस का कोई एक टॉपिक, मैंने क्या कहा, पूर्ण से अंश की ओर, यानी आपको अब छोटा सा अंश पकड़ना है। इस अंश में आपने क्या करना है, उस अंश की रीडिंग करना है। यानी अब किताबें सेलेक्ट हो चुकी हैं सिलेबस की, और कई विषयों में तो ऐसा है कि उनमें जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें बनाई हैं। आप जानते ही हैं, फेमस हैं काफ़ी, उस विषय में वह व्यक्ति फेमस हैं, उनकी किताबें फेमस हैं, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मूल किताबें भी आपको पकड़नी पड़ेंगी। अब आपको क्या करना है कि जो टॉपिक भी आपको पढ़ना है उस टॉपिक की रीडिंग लगाना है। तो दूसरे लेवल पे क्या करना है, रीडिंग लगाना है। आर से रीडिंग। अब रीडिंग में सबसे पहली बात ये ध्यान करना है कि अपने माइंड से ये चीज हटा देना है कि आपको कोई कंपटीशन देना है, आपको कोई एग्जाम देना है। अगर ये चीज दिमाग में बिठा ली कि आप ये पढ़ रहे हो कंपटीशन के लिए, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन उचट जाएगा, मन भागेगा, और फिर वो आप पढ़े तो बैठे तो टेबल पे होंगे, लेकिन ये आपको बहुत कुछ लाके याद दिलाने शुरू कर देगा। तो करना क्या है कि आपको एग्जाम के फोबिया को, एग्जाम को माइंड से हटा के पढ़ना है, और इसके बाद उस टॉपिक की थोड़ी सी भूमिका को पढ़ना है।
किसको पढ़ना है? भूमिका को पढ़ना है। जैसे आप मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश तो पढ़िए, पर थोड़ी सी उसकी भूमिका पढ़िए। क्या ऐसी क्या कारण थे कि मौर्यों का उदय हुआ? ऐसे क्या कारण थे कि मौर्यों का साम्राज्य बहुत बड़ा? ठीक है, ऐसे क्या कारण थे कि मौर्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, उनकी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था? तो थोड़ी सी किसी भी टॉपिक की भूमिका पढ़िए। अगर उस टॉपिक की भूमिका नहीं मिल रही है तो गूगल पे जाइए या क्रोम पे जाइए और उसमें विकिपीडिया करके आगे टाइप कर दीजिए, तो आपको उसकी भूमिका उसमें वहां मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको उस कहानी की तरह पूरा टॉपिक पढ़ना है। अब जैसे आपको मौर्य वंश पढ़ना है हिस्ट्री में, तो ये सोच के मत पढ़ो एग्जाम में आएगा, पूरा कहानी की तरह पढ़ो कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, मौर्यों में कुल राजा कितने थे, चंद्रगुप्त का काल कैसा था, इनकी शासन व्यवस्था कौन सी थी, सिक्के कौन से चलाए थे, अधिकारी कौन कौन से रख रहे थे। तो एक कहानी के तौर पर, ठीक वैसे ही जैसे आपको कोई फिल्म बनाना है, जैसे कोई फिल्म मेकर होता है ना, तो वो जिस उपन्यास को पढ़ता है तो बहुत मन से, बहुत सही से पढ़ता है, क्योंकि उसे उस पर स्क्रिप्ट लिखना होती है, उसे उस पर कहानी लिखना होती है। वैसे ही क्या करना है, आपको फिल्म मेकर की तरह उसको रीडिंग करना है। या फिर आप ये सोच लीजिए कि आपको किसी सेमिनार में भाषण देना है या किसी सभा में जाके आपको बोलना है, तो इस तरीके से ये ठीक मैं आपको ऐसे समझाऊं जैसे मैं आपको एक पेज दे दूं और कहूं भाई ये पेज आपको एग्जाम में लिखना है, आप इसको याद कर लें। वो आपको कतई नहीं याद होगा और याद करने में आपको नानी याद दिला देगा। आपको चाय भी पीना पड़ेगी, आपको अपना मूड भी सही करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे यह बात कही जाए कि देखो इस पन्ने को बस आपको पढ़ के थोड़ा मतलब देखो क्या है इसमें क्या नहीं है, तब जैसे ही आपके दिमाग की चीज हटती है कि इसका एग्जाम के साथ कोई संबंध नहीं होता है, वो पढ़ा हुआ पूरा आपको याद हो जाता है। जैसे समाचार पत्र की घटनाएं आपको सारी याद हो जाती हैं। अब एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे, अगर आप ट्यूटोरियल भी पढ़ रहे हो संपादकीय पेज, तो वो भी आपको याद हो रहा है। अब आपको कह दिया गया कि यूपीएससी के लिए संपादकीय पेज पढ़ना है, बस वही याद होना बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपको ये सोच के पढ़ना है कहानी की तरह, फिर जोड़कर पढ़ना है। जोड़ के पढ़ने का मतलब ये कि आपने कुछ पढ़ने के बाद क्या हुआ कि आपने अपने पूर्व ज्ञान से फिर जोड़ा। जैसे आपको बताया गया कि नदी जो है वो जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो बहुत सी स्थलाकृतियां बनाती है। तो जब वो अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो पहली जो स्थलाकृति, जैसे ये नदी है, अब ये अपने उद्गम स्थल से निकली तो पहली स्थलाकृति बनाती है जलप्रपात। दूसरी स्थलाकृति क्या बनाती है? गार्ज। तीसरी क्या बनाती है? कैनियन। चौथी क्या बनाती है? जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख। अब आपने ये पढ़ा, अब आप हल्का सा इसको जोड़ने का प्रयास करें कि जब नदी पहाड़ों पे से निकलती है तो उसकी गति बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज ढाल होता है। तो जब नदी का पानी बहुत तेजी से नीचे गिरेगा तो अगर कोमल चट्टानें तो कट जाएगी, हार्ड चट्टानें तो रुक जाएगी। अगर हार्ड चट्टान पर रुक गई और कोमल काट दी तो हार्ड खड़ी रह जाती है, कोमल टूट जाती है। इसको कहते हैं जलप्रपात। जोड़ लिया आपने इस तरीके से, तो पढ़ पढ़ के जोड़ना है। कई बार तो ऐसा होगा अगर आप ये जोड़ने वाला काम करेंगे तो 1 घंटे में 1 पेज पढ़ा जाएगा। इसे कहते हैं हजम करना, उस चीज को पढ़ के अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना। और इसके बाद माइंड में आप जब खाली हो कुछ भी उसको प्रोसेस करें। तो यहां तक रीडिंग करने का ये सही तरीका हो गया, इसको कहते हैं ज्ञान लेवल। अब आया राइटिंग। अब यहां पे वो गलती मत करना है नोट्स बनाने वाली। तो यहां पे क्या करना है कि आपने अपने दिमाग से ये सब हटा दिया, सब मौर्य काल पढ़ रहे हो तो ये हटा दिया एग्जाम। अब आपने क्या करा, पहले आपको पूर्ण डायग्राम बनाना है। पूर्ण डायग्राम का मतलब क्या है कि मौर्यों की उत्पत्ति जैसे इस तरीके से बनेगा। मौर्यों की उत्पत्ति, मौर्यों का प्रथम राजा, अंतिम राजा, उसमें अंदर कुछ नहीं लिखा होगा, केवल हेडिंग के रूप में, डायग्राम के रूप में यहां से मौर्य वंश शुरू होगा, यहां खत्म हो जाएगा। इनकी शासन व्यवस्था, इनकी प्रशासन व्यवस्था, इनकी न्याय व्यवस्था, ठीक है, तो इनके गुप्तचर। तो आपको एक ही पेज में पूरा टॉपिक डायग्राम के रूप में लेना है ताकि पता लग जाए कि इसका सिरा कहाँ है, इसका पैर कहाँ है, इसके ऊपर कहाँ से कहाँ तक फैला है, नीचे कहाँ से कहाँ तक फैला है। यानी पूरे का पूरा जो मौर्य साम्राज्य है वो यहाँ तक उपस्थित है। इसके बाद आपको इतना काम करने के बाद आपको दूसरा नोट्स बनाना है। दूसरा नोट्स कैसे बनाना है कि जैसे A4 के पेपर होते हैं, A4 के पेपर आप कम से कम 20-25 पेपर लीजिए और उनको लेने के बाद स्टेपलर लगा दीजिए। तो हमारा यहाँ पे आया क्या, पहले पूर्ण डायग्राम बनाए, यानी एक जो पूरा पेज है, जैसे आपके सामने ये है, देखिए मगध साम्राज्य, ये क्या लिखा है, मगध साम्राज्य। तो इस मगध साम्राज्य का जो पूरा डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, पूर्व पीठिका, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। यानी एक पेज में आपका पूरे का पूरा टॉपिक आ जाए। फिर ये चीज क्लियर हो गई कि पहले पूरा डायग्राम एक पेज में आ जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर रिक्त डायग्राम बनाना है।
यानी रिक्त डायग्राम कह लो या रिक्त नोट्स कर लो। ये पहला शब्द आपने बहुत कम जगह पे सुना होगा। रिक्त डायग्राम क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। रिक्त डायग्राम ये होता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा देता है। जैसे हमने पहला नोट्स ये बनाया मगध साम्राज्य, और इसके बाद क्या करा, उसका पूरा डायग्राम बना दिया। अब हमको नेक्स्ट 20 से 25 पेज ले लेना है A4 के, और उसको स्टेपलर कर लेना है। स्टेपलर करने के बाद क्या करना है कि जैसे ये पेज है, अब इसमें ये करना है कि ये मान के चलिए A4 के पेज हैं। अब आपने क्या करा, यहाँ लिखा मगध साम्राज्य, अब यहाँ पे लिखा पूर्व पीठिका। अब यहाँ आपको देखिए कितनी जगह में ये आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, ये वाला पेज खाली छोड़ दीजिए, इस पे कोई काम नहीं करना है। जे राइटिंग सेकंड और राइटिंग थर्ड के काम में आएगा ये वाला पेज, ठीक है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अब आपने क्या लिखा कि यहाँ पे जैसे मौर्य आपने लिख दिया मगध साम्राज्य, अब यहाँ पे क्या पूर्व पीठिका, बृहद्रथ वंश, ये वंश वो वंश, तो आपको हेडिंग डालते चलना है और उसके आगे जगह छोड़ते हुए जाना है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। अगर लिख लेंगे तो फिर जरूरत ही क्या है ये सब प्रोसेस करने की, फिर तो आप किताब लाइए, डायरेक्ट किताब से पढ़िए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे हेडिंग डालते रहना है, अंदर कुछ लिखना नहीं है। इसको कहते हैं रिक्त, इसको कहते हैं रिक्त डायग्राम बनाना। तो ये यहाँ पे जो आम लोग होते हैं, जो 98% जो ठीक से नहीं पढ़ते, जिन्हें बहुत ज़्यादा कष्टकारी लगती है पढ़ाई, वो यही करते हैं कि ये ना करके यहाँ पे वो क्या कर देते हैं कि भाई अपना एक फुल्ली नोट्स बना देते हैं, अपना एक फुल नोट्स बना देते हैं, और बाद में कहते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसा। तो आपको यही बस चेंज करना है कि पहले पूर्ण डायग्राम बनाना है, फिर रिक्त डायग्राम बनाना है। तो ये तो आपका क्या हो गया, सिलेबस देखा आपने, एक टॉपिक पढ़ा और आपने एक राइटिंग कर लिया, एक यानी डायग्राम वाला नोट्स बना लिया। अब आपको सिस्टम में फंसना है, आपको मजा आए, इसके लिए आपको अब अगले लेवल पे जाना है। तो 98% लोग ये तरीका अपनाते हैं, 2% लोग ये वाला तरीका अपनाते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना होता है टीचिंग। क्या है टीचिंग, बहुत कर्रा काम है, बहुत आसान काम भी है। अब आप ये बताइए, अगर आप वास्तविक टीचर बनना चाहते हैं, वास्तविक जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको टीचिंग में तो उतरना ही पड़ेगा, फिर इस पर डरना क्या। अगर आप यहां तक करने के इच्छुक हैं, कर लिया है, फिर आगे आपको करना है टीचिंग। इसी को तो कहते हैं बोध, अंडरस्टैंडिंग। ये तब आती है जब आप खुद नहीं पढ़ते, दूसरे को पढ़ाते हैं, दूसरे को समझाते हैं, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, और जब क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तब जन्म होता है किसका, बोध का, अंडरस्टैंडिंग का, आपकी समझ का। कई बार क्या होता है कि आप एक टॉपिक पढ़ के गए और आप टीचिंग में पढ़ाने के लिए उतरे, ये भी हो सकता है कि बच्चा क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा आपसे ज़्यादा टॉपिक के बारे में जानता है, या उसके क्वेश्चन कई बार स्वाभाविक हैं, कई बार कैसे हैं, नैसर्गिक हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बोध का लेवल बनेगा वो केवल टीचिंग से होगा। अब यहाँ पे 3 तरीके हैं आपको टीचिंग करने के। पहला तो ये है कि जिस क्लास के आप टीचर बनना चाहते हैं, जिस कक्षा टीचर बनना चाहते हैं, उसके अपने आस पड़ोस के 10 से 12 बच्चे पकड़ लीजिए, 10 से 12 बच्चे पकड़ लीजिए, और उनको घर पे आके क्या करिए, आप 1 घंटे के लिए पढ़ाइए। उनको बता दीजिए तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है और उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत समझ में आएगा कि आप कितना पढ़ा पा रहे हैं, कितना नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कितनी हिजक है, क्या नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पे ये बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो आप इंटर के बाद के नौसिखिए ले सकते हैं। नौसिखिए का मतलब ये है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटर क्वालिफाई किया है और कंपटीशन का वो CV नहीं जानते हैं, लेकिन कंपटीशन करना चाहते हैं, ये नौसिखिए होते हैं, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप ऐसे भी स्टूडेंट पकड़ सकते हैं। जैसे आपने मौर्य वंश पढ़ा, मौर्य वंश पढ़ने के बाद आपने इन्हीं 10 से 12 बच्चों को पढ़ाया, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कैसे उनको ये समझाया जाए, कैसे उनके माइंड में सेट किया जाए। और अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो आसपास का कोई प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, और प्राइवेट स्कूल में एक निश्चित समय 1 घंटे का 2 घंटे का ले लीजिए, और जो टॉपिक आपने पढ़ाया है वहाँ एक चीज़ ये होगा कि आप स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बल्कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आप विषय का टॉपिक उसे पढ़ाएंगे। जैसे इतिहास पढ़ाया जाता है इंटर में, क्या हाई स्कूल में, क्या अब आप पढ़ के गए मौर्य साम्राज्य, तो आज आप बताएंगे आज बच्चों हम आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद आप YouTube पे पढ़ा सकते हैं, YouTube पे ही पढ़ा सकते हैं, कोई नहीं, अपना चैनल तो आपका होता ही है, उस पर आप अपने बोर्ड तैयार करिए, लिखिए, पढ़ाइए। तो इन सब काम से क्या होगा, टीचिंग से क्या फायदा होगा, बेइज्जती। बेइज्जती मैंने क्या कहा कि आपको काम करना ना पड़े, परिस्थितियां आपसे काम करवा लें, आपको पढ़ाई में मजा आने लगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन होगी टीचिंग में वो होगी बेइज्जती की, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, अब मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ना है। और जैसे ही ये माइंड सेट होगा, तुरंत आपका फोकस रीडिंग पे बढ़ जाएगा। फिर आप रीडिंग, अब क्या कहते हैं कि मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरा मन नहीं लगता,
मुझे समझ में नहीं आता, मन भाग जाता है। अब नहीं भागेगा, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाना है। तो पहला फायदा क्या होगा, आपको बोध होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा, आपको ये भी तो पता लगेगा आपकी कैपेसिटी कितनी है। ऊपर बताया था, या तो आपको अपनी योग्यता पे शक हो गया है। अगर आपको अपनी योग्यता पे शक है तो आपको पता लगेगा कि कितना आपको हजम हो रहा है, कितना आप पचा पा रहे हैं। दूसरा है रिफ्लेक्शन, कितना आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। तीसरा कम्युनिकेशन, आप उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं शब्दों में या नहीं कर पा रहे हैं। और आपका मन 200% लगेगा। यहां पे क्या लग रहा था, 100%, क्योंकि आपको पढ़ाने नहीं था, खुद ही रिवीजन करना था, खुद ही पढ़ना था। अब 200% कैसे लगेगा, क्योंकि आपको सामने वाले बच्चों को पढ़ाना है। वहां बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन पूछ भी लिया तो भी आपको समस्या आएगी, और यही इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। और आप इस तरीके से उस चीज की बारीकियां भी समझते हैं, और फिर धीरे धीरे पढ़ाने से वो टॉपिक कहाँ जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, टीचिंग की प्रॉब्लम आई। होता क्या है कि आपने पहले खुद पढ़ा, फिर उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाया, और नोट्स बनाने के बाद आप उतर गए टीचिंग में। अब आपको प्रॉब्लम आई, समस्याएं आई, पता लगा किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, पता लगा आप अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, आप अच्छे से टॉपिक समझा नहीं पाए, बच्चों के समझ जवाब नहीं दे पाए। अब आप करेंगे रिसर्च। रिसर्च को कहते हैं मैजिक। रिसर्च को कहते हैं मैजिक, जादू और चमत्कार। जिम रॉन, जो कि बहुत बड़े एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है, जिम रॉन ने कहा है कि लर्निंग के साथ जहां सर्चिंग होती है वहां जादू हो जाए। जहां लर्निंग के साथ सर्चिंग होती है वहां मैजिक होता है। सर्चिंग का मतलब यह है कि एक स्टूडेंट एक टॉपिक को केवल किताब से पढ़ रहा है, और दूसरे स्टूडेंट से यह कहा गया कि उस टॉपिक का असाइनमेंट बना के लाओ। तो जब वो असाइनमेंट बनाने लाता है तो वो कई चीज़ों में सर्च करता है, वो गूगल पे सर्च करता है, इसके अलावा वो कई और अन्य माध्यमों में सर्च करता है। जब वो उनको सर्च करता है तो वो न चाहते हुए भी उसके माइंड में अपने आप ही सेट हो जाता है, उसके ब्लड में चीज़ें आने लगती हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग के साथ में रिसर्च करता है तो वहां मैजिक शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं चिंतन। वो जो सबसे बड़ा जो यक्ष सवाल है, यक्ष प्रश्न है कि पुराने साल के पेपर देखिए, पुराने साल के पेपर वही देख पाएगा जो टीचिंग कर पाएगा, जो टीचिंग के द्वारा उस पर अंडरस्टैंड किया हुआ है या उसमें उसने रीडिंग करी हुई है। ये चीजें सब आपस में जुड़ रही हैं। तो अब आप क्वेश्चन पेपरों को समझने लगेंगे कि अच्छा, मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, मौर्यकाल पढ़ा था। अब क्या हुआ, मैंने बच्चों को ही पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा, एग्रोनोमी अधिकारी कौन होता है? एग्रोनोमी अधिकारी कौन होता है? अरे, आपको ध्यान आया कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी, वहां पे एक अधिकारी था जो राजस्व को इकट्ठा करता था, कलेक्ट करता था। अब खट पकड़ लिए वहां पे ले जाके, बोले अच्छा ये मैटर है। तो कहने का मतलब ये है, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर तभी समझ में आएंगे जब आपने अंडरस्टैंडिंग की हुई होगी, उस पर चर्चा करे हुए होंगे, और इसके बाद ही आपको, क्योंकि आपका टॉपिक का पूरा डायग्राम तैयार है, आप उसको रीडिंग भी कर चुके हैं, आप थोड़ा सा उसको लिख भी चुके हैं, और इसके बाद आपसे पढ़ा भी चुके हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं। अब आपको समझ में आएगा कि उस टॉपिक से जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है तो उसका माइंडसेट क्या है। वो जो समस्या है ना, लोग कहते हैं कि क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो वो कैसे ही क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, कुछ कर ले, यहां नहीं बच पाएगा। आप उसको आराम से कैच कर लेंगे। उसकी डिमांड भी पता लगेगी कि वो आखिरकार एग्जाम में चाह क्या रहा है। चाह तो एक ही रहा, चिंतन लेवल चाहिए, उसे नहीं चाहिए रटा हुआ, उसे तो चिंतन लेवल क्वेश्चन चाहिए। इसके बाद आपके अंदर इतना करने के बाद जब रिसर्च करेंगे तो विशेषज्ञता आ जाएगी। विशेषज्ञता ये आ जाएगी कि आप मटेरियल को सिलेक्ट करने लगेंगे। एक तरीके से दिव्य दृष्टि हो जाती है कि आपको पता लग जाता है कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा मटेरियल गलत है। और कई बार आपको ये टॉपिक पता लग गए, सिलेबस पता लग गया, और आपके अंदर जब ये शक्ति आ जाती है तो आप यूट्यूब पे भी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, सिलेबस के या परीक्षा पैटर्न के कौन सी अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। अगर आप किसी और विशेषज्ञ की हेल्प लेते हैं तो ये तो एक तरीके से आपको शिकार देना हुआ। कहने का मतलब ये है, एक कंडीशन ये है कि आपको शिकार दे दिया जाए और एक आपको शिकारी बना दिया जाए। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप आराम से चीजों को एनालिसिस करने लगेंगे। अब क्या होता है कि यहां पे अभी तक आप क्या थे, गाइडेंस लेने वाले थे, आप दूसरों से गाइडेंस ले रहे थे, पर यहां अब पासा पलट चुका है। जब आप टीचिंग के बाद रिसर्च करने उतरे, अब आप जो हैं वो गाइडेंस लेने वाले नहीं, गाइडेंस देने वाले हो चुके हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खंड आता है वो होता है राइटिंग, यानी द्वितीय स्तर के नोट्स बनाना, सेकंड लेवल के नोट्स बनाना। इसमें क्या होगा, यहां पे जो नोट्स बना था वो व्यर्थ नहीं गया, उसमें आपने पूर्ण डायग्राम लिखा और
एक रिक्त नोट्स बनाया। रिक्त नोट्स में क्या करा, जगहें छोड़ रखी थी। अब आपको पता लग गया कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है और कहां से आ रहा है, क्योंकि जो एक टॉपिक होता है उस टॉपिक के अंदर भी कई टॉपिक होते हैं। आपको पता लग गया, अच्छा यहाँ अशोक से क्वेश्चन पूछ रहा है, बिंबिसार से पूछ रहा है, ठीक है, या काला शोक से पूछ रहा है, या शिशुनाग वंश से पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका ऐसा नोट्स होता है जहां आपने रिक्त स्थान छोड़ा होता है, ऐसे हेडिंग डाल के आप तो जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं केवल आप वहीं वहीं पे जानकारियों को, मटेरियल को डीप तरीके से ऐड करते हैं और वही नोट्स बनाते हैं, और जहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं उस जगह को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ये है, अब इस टॉपिक से ये टॉपिक है, अब पता लगा इन टॉपिकों में से क्या हुआ कि इस टॉपिक से ये वाला जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ के पूरे टॉपिक को तैयार कर लिया, यहाँ पे तैयार कर लिया, यहाँ से तैयार कर लिया। करना अंदर का भी है पर हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर हम सब एक साथ तैयार करेंगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी, हो सकता है 5-6 साल भी लग जाएं। लेकिन करना क्या है कि जहां जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दबाए हैं, खींचे हैं, वहीं वहीं से आपको पूरा करना है। तो आपका ये नोट्स रेडी हो गया। इस नोट्स के बाद आपका एक तृतीय स्तर का नोट्स और होगा। ये थर्ड लेवल का नोट्स कौन सा होगा? थर्ड लेवल के नोट्स में ये होगा कि जहां जगह छूटी हुई है तो इधर तो आपने लिखा और जो पूरा कोरा छोड़ दिया। अब आपको एक संतुष्टि मिल गई कि आपका पूरा मौर्यकाल तैयार हो गया। अब आपकी नजर पड़ी यूपीएससी के पेपर पे। इस तरीके से हमारा नोट्स तैयार होगा और बहुत कम समय में नोट्स तैयार हो जाएगा और हमें सटीक पता रहेगा कि एग्जामिनर ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पकड़े हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खींचे हैं। वही चीज़ों को हम डीप तरीके से तैयार करेंगे। और इसके बाद जो ये थर्ड लेवल का नोट्स है वो नोट्स ये होगा, उसमें क्या होगा कि आपको अगर शॉर्ट ट्रिक बनाना है राजाओं की किसी चीज़ की तो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, आप इसको अपडेट कर सकते हैं और इसमें कुछ ऐड करना है। चूंकि आपके पास एक पेज खाली है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, करंट से संबंधित क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका संबंध प्राचीन टॉपिकों से होता है, पुराने टॉपिकों से होता है। जैसे सारनाथ का क्वेश्चन है कि अभी सारनाथ की खुदाई में क्या मिला, तो ऐसी स्थिति में ये अटैच हो रहा है इतिहास से। तो आपका जो कोई ऐसा ऐतिहासिक टॉपिक है जिससे जुड़कर करंट का कोई टॉपिक चल रहा है तो आप अपने ही इसे टॉपिक में ऐड कर सकते हैं और आपके पास एक पेज रहेगा तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो वो जो 20 से 25 क्वेश्चन एग्जामिनर दबाएगा वो यहां से और यहां से पकड़ेंगे, क्योंकि यहां तक तो आप खींची लाएंगे और वो यहां से पकड़ेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा 30 ज्ञान स्तर, 30 बोध स्तर और 30 चिंतन स्तर। और 10% भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका पता सिर्फ पैर ही नहीं होता है। कुछ मूर्ख स्टूडेंट क्या करते हैं, उन 10% क्वेश्चनों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं, हाय ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। भाई वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। उस 10% के पीछे कभी मत भागिए। अगर आप यहाँ तक खींच के लाए हैं 90 तक तो 10% में भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखा आपने कि एक दुनिया तो आपकी ये थी कि पढ़े और नोट्स बनाए और सो गए, अगले दिन फिर रिवीजन कर लिए। तो यहाँ पे आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम होगी। और दूसरा तरीका ये है, मजा, टीचिंग में बहुत मजा आता है। रोज बच्चों से बात करते हो, क्योंकि टीचर क्या है, वो एक तरीके से बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा कर रहा है, बच्चों में क्रिएटिविटी बना रहा है। तो इस तरीके से बच्चे क्रिएटिव हो रहे हैं और उनके कैरियर में एक तरीके से उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो आप रोज बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों के टच में रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ मजा आएगा, अपनी बारीकियां भी समझ में आएंगी और बच्चे की क्योंकि आपको पढ़ाना कहाँ है, विद्यालय में ही है। और टीचिंग करने के बाद जब आप घर पे आएंगे तो आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, जो कि एक जादू की तरह काम करेगा। और इसके बाद जो नोट्स बनेगा, यहीं से कंपटीशन क्वालिफाई होता है। 98% लोग यहीं नोट्स बना देते हैं और बात नहीं बन पाती, और जो लोग यहाँ से नोट्स बनाते हैं तो बात बनती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसा तरीका है कि इस सिस्टम में आप फंस गए, इस सिस्टम में आप फंस गए तो ना मेहनत करना पड़ेगी, ना दर्द होगा, ना प्रॉब्लम होगी, और बहुत मज़े के साथ, एंजॉय के साथ आप टॉपिक को तैयार करेंगे जो कि आपके ब्लड में आ जाएगा। आपने देखा नहीं, टीचर जब पढ़ाते रहते हैं वो चीज़ें उनके ब्लड में आ जाती हैं, पर यहाँ थोड़ी सी जल्दी आपके ब्लड में आएंगी। और जो एग्जामिनर का, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो भी टीचर है ना, टीचिंग कर रहा है, और अब भी टीचिंग करके आए, माइंड मैचिंग होने लगेगा। उसके माइंड को आप रीड करने लगेंगे, आप उसके माइंड रीडर हो जाएंगे। बहुत आसानी से आपको पता लगेगा कि एग्जाम की क्या डिमांड है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो क्वेश्चन बना रहा है, और पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो आपके ब्लड में आ जाएगा। फिर आप जो भी कंपटीशन देंगे, जो भी एग्जाम देंगे, तो आपका ये क्लियर होगा, हाँ कि मेरा ये हिस्ट्री का ये टॉपिक क्लियर है, मेरा ज्योग्राफी क्लियर है, मेरा पॉलिटी क्लियर है, मेरा इकोनॉमिक्स क्लियर है। तो इस तरीके से आपको एक संतुष्टि मिलेगी। और जब आप सुसंगत तैयारी करते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देती है।
कई बार क्या होता है, आपने एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम में आप फेल हो गए, फिर आपने 7 महीने बाद तैयारी शुरू करी, तो फिर आपको जीरो से तैयारी शुरू करना पड़ रही है, क्योंकि आपका कोई व्यवस्थित तरीका है ही नहीं। लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपके ये व्यवस्थित नोट्स हो जाएंगे, और बाद में उस टॉपिक का जब कंप्लीट हो जाए तो उस टॉपिक के कांटे खोल कर स्ट्रक्चर के उसको आप फाइल में ऐड कर सकते हैं। अब आप बताओ कि अगर आप ये तरीका अपनाओगे इसके बाद में टीचिंग का, रिसर्च का, राइटिंग का, तो क्या मजा आएगा? नहीं आएगा। क्या दुनिया ट्रैवल होगी? एक दुनिया से आप दूसरी दुनिया में आ जाएंगे। इस दुनिया में क्या है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, घर के काम है, बहुत कुछ है, और यहाँ क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, उसी में ही रहना। तो इस तरीके से आपका जो मन भटक रहा है, जो आपका मन नहीं लग रहा है, जो आपका सिलेबस तैयार नहीं हो रहा है, जो आपकी शुरुआती समस्याएं थी या दूसरों का काम में आना, मैंने बताया था बिल्ली पालना और शाकाहारी बिल्ली, ये सब दिखावा, ये सब खत्म हो जाएगा और मेन चीज़ फोकस जो है उस पर आ जाएगा। तो ये तरीका आप फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कैसा रिजल्ट मिल रहा है।